अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज रमान पठाविया। क्लास रिसेंट पिछले 5 लेक्चर्स में हमने इंस्टॉलमेंट सेल्स की बेसिक्स और डिफरेंट चीज़ें एक दो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे। आज इंशाल्लाह हम एक दूसरा सवाल करने जा रहे हैं जो थोड़ा सा एडवांस सवाल है जो अब तक हमने किए हैं। हमने इससे पहले 2016 का रेगुलर प्राइवेट किया था क्लास। आज हम 2015 का रेगुलर करने जा रहे हैं, विच इज सैमसंग कंपनी। क्लास इस सवाल को एक नज़र क्विकली रीड करते हैं। एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि सैमसंग कंपनी स्टार्टेड इंस्टॉलमेंट सेल्स का बिजनेस ऑन जनवरी 1 2014, यानी 1 जनवरी 2014 को सैमसंग कंपनी ने इस बिजनेस का स्टार्ट किया है, यानी इससे पहले इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। और इसके हवाले से फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और 2 सालों की इन्फॉर्मेशन गिवन है, 2014 और 2015 की। 14 के अंदर कंपनी ने कुछ परचेज किया ऑन अकाउंट, कुछ बेचा इंस्टॉलमेंट सेल्स पे, कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2014 सेल्स। ये क्या है सर? हम क्लास जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसको देखेंगे 15 सेल्स एंड शो ऑन। और फिर आखिर में इसका इस केस में यानी इस क्वेश्चन के अंदर डिफॉल्ट वाला केस भी आपके पास एग्जामिनर के सवाल में अलग से हमने पिछली बार देखा था 2016 के सवाल में, और यहाँ पर हम इसको देखने जा रहे हैं। अच्छा क्लास, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो एग्जामिनर हमसे कह रहा है इंट्रीज फॉर द ईयर 2015, यानी मुझे सिर्फ 2015 की इंट्रीज बनानी है, 2014 की इंट्रीज नहीं बनानी है। सर इसका मतलब ये है कि 14 का डेटा क्यों गिवन है, वो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। सर अगर मैं गौर से देखूं तो इसकी रिक्वायरमेंट है इंट्रीज बना दो, सिर्फ जनरल की रिक्वायरमेंट है। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जब भी एग्जामिनर सिर्फ जनरल भी मांगेगा तो मुझे कुछ वर्किंग्स उसको लाजमी दिखानी होंगी। तो आइए अगर मैं इसको गौर से देखूं तो इस सिर्फ यहाँ पे मैं लिखूं कि कंपनी का असल जो रिक्वायरमेंट है वो है सैमसंग कंपनी जनरल, और वही जो इसका फॉर्मेट है जनरल का, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। क्लास के पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपने लाजमी हर चीज़ प्रॉपर बनानी है और पूरी पूरी लिखनी है, इसके मार्क्स होते हैं। अच्छा जी सर, हमने देखा था कि जब भी हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का सवाल कर रहे होंगे तो हमें कुछ वर्किंग्स लाजमी करनी होंगी। तो सर सबसे पहली वर्किंग हमने देखी थी जो हमें आनी चाहिए, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ वर्किंग्स की। जब हमने देखा था जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग है जो हमें आनी चाहिए वो है कैलकुलेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। सर दूसरी वर्किंग हमने सीखी थी कि हमारे पास आनी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए लाजमी, वो है परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। और तीसरी वर्किंग जो मुझे आनी चाहिए इंस्टॉलमेंट सेल्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए वो है परसेंट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग। अच्छा जी, तो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो सर मेरे पास 2015 का सवाल के अंदर कहा गया है कि मुझे 15 की इंट्रीज बनानी है। और अगर मैं सबसे पहले देखूं तो पहला लाइन आइटम आ रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, यानी 2015 में मैंने 6,80,000 रुपये की कोई इन्वेंट्री खरीदी है और वो है 6,80,000 रुपये की, और वो मैंने ऑन अकाउंट पे खरीदी है। तो यानी मेरी पहली एंट्री बनेगी जिसका ऑन अकाउंट का मतलब है अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और सर डेबिट क्या होगा इस पे आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, अब तक हमने इस पे स्पेसिफिकली बात नहीं की। सर मैंने आपको अपनी एक वीडियो में ये बिल्कुल बताया था कि आपके कोर्स में सिर्फ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही मौजूद है, पीरियोडिक सिस्टम नहीं है। और सर दूसरी बात ये कि जब भी परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, बिफोर इस पर डिस्कशन से पहले सर कभी भी अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो कि कौन सा सिस्टम कंपनी फॉलो कर रही है, स्टिल सर मैं पीरियोडिक सिस्टम को इग्नोर करूंगा, क्योंकि कोर्स के अंदर पीरियोडिक सिस्टम है ही नहीं। वहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सिर्फ परपीचुअल सिस्टम ही मौजूद है। तो आपने सिर्फ परपीचुअल के हिसाब से इंक्रीज बनानी है। सर आपने पीछे एक सवाल करवाया था, आपका सवाल हो सकता है उसमें तो आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करवाया था, 2011 रेगुलर इरफान लिमिटेड। जी हाँ, उसमें मैंने ये इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल पे थे, तो वहाँ पे मैंने इवन एंट्रीज भी पीरियोडिक सिस्टम के हिसाब से बना दी थी। लेकिन आज मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब हम थोड़े से बड़े हो गए कि हमेशा मैंने परपीचुअल सिस्टम ही फॉलो करना है। और सर जब भी मैं परपीचुअल सिस्टम फॉलो करता हूँ तो मैं परचेज डेबिट नहीं करता बल्कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट करता हूँ। और सर 6,80,000 रुपये से ये डेबिट हो जाएगा और मैंने पहली एंट्री बना दी।
दूसरी एंट्री है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस 12 लाख रुपए। जब भी सर मैं सेल्स करूंगा तो मेरी एंट्री बनेगी, और इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो हमेशा अकाउंट रिसीवेबल आएगा, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट हो जाएगी क्लास विच इज़ 12 लाख रुपए से। सर ये हम पिछले 2014 के डेटा को क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि उसने इंक्रीज़ कही है 15 की बनाने को। सर अगर उसने 15 की बनाने को कही है तो 14 का डेटा क्यों दिया हुआ है, तो वो आगे चल के हमें पता चल जाएगा। वैसे एग्जामिनर चाहे तो मुझे प्याज और सब्जी के रेट भी दे सकता है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करना है। जो रेलिवेंट डेटा जिस मकसद के लिए होगा वही मैं यूज़ करूँगा। सर इसके बाद वो कह रहा है कि कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2014 की सेल्स और कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2015 की सेल्स। सर इसको अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ और मैं अपनी वर्किंग की तरफ आ रहा हूँ। सर 2015 के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट सेल्स जो आ रही है, जो मैंने की है, जो वर्किंग में पिछली क्लासेस में देख चुका हूँ, वो है 12 लाख रुपए। और सर हमेशा मैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस करता हूँ। सर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो सर ये तो मसला हो जाएगा। मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? बिल्कुल भाई ये तो मसला होगा। सर इसके लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की, और सर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की जो वर्किंग होगी उसको मैं डब्ल्यू नंबर 4 कह रहा हूँ अपनी सीक्वेंस के अंदर। और सर मैं नंबर 4 पे वर्किंग करने जा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की। सर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, और ड्यूरिंग द ईयर की परचेजेस, और लेस क्लोजिंग स्टॉक जब मैं माइनस करता हूँ जो बच चुका होता है, तो मेरे पास आ जाता है क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ओपनिंग स्टॉक इस सवाल में गिवन क्या है? बिल्कुल गिवन है। 2014 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख रुपए, तो जो 2014 का क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2015 का ओपनिंग स्टॉक होगा 1 लाख रुपए से। सर परचेजेस मुझे दी हुई हैं, अभी मैंने एंट्री भी बनाई है 6,80,000 रुपए से। और सर इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गिवन है मेरे पास, विच इज़ 2,40,000 रुपीज़। तो सर जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी कैलकुलेटर का ही यूज़ कर रहा हूँ। सर जब मैं 1 लाख में 6,80,000 को ऐड करूँगा और 2,40,000 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास 5,40,000 रुपये आ जाएगा, विच इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। सर ये मेरे पास वर्किंग फोर्स आ गया 5,40,000 रुपये। और सर 12 लाख में से जब आप 5,40,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6,60,000 रुपये, विच इज़ योर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सर अच्छा जब मैंने गुड्स बेच दिए हैं तो जल्दी से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की भी एंट्री बना दें। बिल्कुल सर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को मैं डेबिट कर रहा हूँ और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहा हूँ। सर परचेजेस को या स्टॉक को क्यों नहीं किया? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का वर्ड ही यूज़ किया जाता है आपके परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, और सर वो था 5,40,000 रुपये। सर जब मैंने इंस्टॉलमेंट सेल की है तो यकीनन इंस्टॉलमेंट्स पे जब सेल्स की है तो कुछ ना कुछ उधार पे ही माल बेचा होगा, और मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ अपनी सेल्स को। सर परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलवा दें। बिल्कुल परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को मैं इंस्टॉलमेंट सेल से जब डिवाइड करता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है। सर जब मैं 6,60,000 रुपये को 12 लाख से डिवाइड करूँगा तो सर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है क्लास 6,60,000 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया 55% सर मेरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है। सर ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कैश कलेक्शन निकालने के लिए। सर अगला डेटा जो सवाल में मेरे पास गिवन है वो है कैश कलेक्शन का, कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2014 सेल्स। सर 2015 के डेटा के अंदर 2015 के कॉलम के अंदर वो कह रहा है कि हमने कलेक्शन की है जो 2014 में सेल की थी, यानी 2014 में जो 10 लाख रुपए की सेल की थी उसमें से 2 लाख रुपए मुझे 2015 में रिसीव हुए हैं। सर इसका मतलब जब मुझे कैश कलेक्शन 2015 में हो रही है तो मेरी एंट्री ये बनेगी कि कैश डेबिट 2 लाख रुपए और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में करूँगा। और सर जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करूँगा वो 2014 से पर्टेन करता होगा,
और उसको मैं क्रेडिट करूंगा 2 लाख रुपए। सर इसका मतलब मुझे पता है कि जब भी मुझे एक भी रुपया रिसीव होता है इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। तो सर 2014 के जब पैसे रिसीव हुए हैं, 2015 के अंदर 2 लाख रुपए, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। सर ना मेरे पास 14 की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन है, ना मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे मैं 2014 का प्रॉफिट निकाल सकूं जो 15 में रियलाइज हुआ है। सर बिल्कुल गिवन है, मुझे 2014 की सेल देखनी होगी जो कि गिवन है यहाँ पर 1 मिलियन रुपीस। ये लें क्लास, 1 मिलियन 2015 की सेल गिवन है। इसके बाद सर मुझे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल चाहेगा 14 का। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी वैसे ही निकलेगा जैसे सबका निकलता है। सर 14 का कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकलवा के दिखाइए अल्लाह। तो सर 2014 के अंदर ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है आइए सवाल में देखते हैं। तो 2014 का ओपनिंग स्टॉक सवाल में गिवन नहीं है। सर अभी आपने बताया था कि 14 का क्लोजिंग 15 का ओपनिंग था, तो 13 का क्लोजिंग 14 का ओपनिंग होगा। अरे भाई ऊपर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2014 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं। इसका मतलब 2014 का ओपनिंग स्टॉक नहीं था। सर 2014 में मैंने परचेजेस कितने की हैं? सर 2014 में मैंने परचेजेस 5 लाख रुपए की हैं। और सर 14 का जो क्लोजिंग था वो सवाल में गिवन था 1 लाख रुपए, जो 15 का ओपनिंग भी बना था। और सर ये 4 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल बनी थी 2014 की। सर जब मैं इस 4 लाख को इससे माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2014 विच इज 600,000। सर 2014 की असल मुझे तो परसेंटेज निकालनी थी ताकि जो कैश रिसीव हुआ है मैं उसकी उससे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकूं। तो सर 6 लाख को जब मैं 1 मिलियन से डिवाइड कर रहा हूँ तो और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो सर मेरे पास आ रहा है 60%। सर 2014 में मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो रियलाइज था, 2014 में जो मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था सर उसकी परसेंटेज मेरे पास 60% आ रही है। क्लास मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सवाल क्लियर होगा और आपको बात समझ आ रही होगी। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी सर, अब मेरे पास आ गया है असल मरहला जहाँ कैश की रियलाइजेशन की बात हो रही है। सर मुझे कहा गया कि 2015 के अंदर मैंने 14 का कैश रिसीव किया है 2 लाख रुपए जिसकी एंट्री में बना चुका हूँ, और 15 के अंदर मैंने 15 की सेल की हुई जो अभी की है 12 लाख रुपए की, उसमें से भी मुझे 4 लाख रुपए मिल गए हैं। तो आइए एक एंट्री इसकी भी बनाएं। अगर हम जी क्लास में एंट्रीज कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। सर पांचवी एंट्री बना दीजिए कैश डेबिट। सर कितने पैसे मिले हैं? 4 लाख रुपए। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट मेरे पास हो गया विच इज़ 4 लाख रुपए, और ये पर्टेन करता है 2015 की सेल से। क्लास इसके बाद मेरे पास सवाल में गिवन है पेड अकाउंट्स पेएबल 6 लाख रुपए। 2015 में मैंने कुछ अकाउंट्स पेएबल की पेमेंट की है, यानी यकीनन जब मैं ऊपर उधार में माल स्टॉक लाया था, इन्वेंट्री लाया था, आज मैं उसकी पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट 6 लाख रुपए। और सर क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास कैश या बैंक 6 लाख रुपए से। सर एग्ज़ाम में आपको नरेशंस लाजमी लिखनी होंगी। सर इसके बाद छठी एंट्री बनाने के बाद मेरे पास आ रहा है पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब मेरे पास 1 लाख रुपए की पेमेंट आ रही है तो अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट, और पेड का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब अकाउंट्स पेबल नहीं है, कैश और बैंक क्रेडिट 1 लाख रुपए से। सर इसके बाद मेरे पास हमेशा मुझे पता है कि मैं क्लोजिंग या एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ आता हूँ। सर जब मैं आठवीं एंट्री देखूँ, सर फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट वाले केस को डिस्कस नहीं कर रहा, इसको मैं सवाल के एंड में देखूँगा। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2015 के अंदर जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री होती है, एडजस्टिंग एंट्री होती है, उसको अगर मैं डेबिट करूँ, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट जो अभी मैंने सेल की थी, या इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट जो अभी मैंने सेल की थी, और इसके अगेंस्ट मेरे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आ रहा था, और इसके अगेंस्ट मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, वो था 12 लाख रुपए की सेल्स थी। और सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आई थी 5,40,000 रुपये, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया था 6,60,000 रुपये।
सर इसी पैसों में से मुझे कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होना वही शुरू हुई होगी। तो सर जब मैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करूँगा और रियलाइज़ ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। सर मैं ये देखने जा रहा हूँ कि 14 के अंदर 15 के अंदर 14 के 2 लाख मिले हैं और 15 के अंदर 15 के 4 लाख मिले हैं। सर मुझे पता है रियलाइज़ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। कैश कलेक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से। तो सर अगर मैं 2015 की बात करूं तो 4 लाख रुपए जो मुझे रिसीव हुए हैं उसके ऊपर अगर मैं 55% लगा दूं, सर ये यहाँ से आई अभी आपने निकाली थी, तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी और वो होगी 4 लाख का 55% सर बनता है 2,20,000 रुपये। सर मैंने 2,20,000 रुपये उन 4 लाख रुपए में से अर्न किए हैं। और सर 14 का अगर मैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं, वो वाला 14 का जो मुझे 15 में रिसीव हुआ है, तो सर 2 लाख रुपए जो मुझे रिसीव हुए हैं उस पर अगर मैं 14 का ही रेट लगाऊंगा, क्लास में हर किसी के लिए उसी साल का रेट यूज़ करूंगा, तो मेरे पास 1,20,000 रुपये का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आया है। सर इसका मतलब मैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट करूंगा 3,40,000 रुपये से और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट करूंगा सर 2015 वाले के लिए 2,20,000 रुपये से। सर क्या पेपर में ऐसे अलग अलग ईयर वाइज दिखाना होगा? बिल्कुल अच्छा इसको दिखा दें। और 2014 का 1,20,000 रुपये से। सर मैंने आपको पहले भी बताया था आप अपनी वर्किंग्स को रेफ़र करेंगे इंट्रीज के अंदर कि ये आई है वर्किंग 1 से, और जो अभी आपने जो वर्किंग की है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, ये वर्किंग आपके पास आई है वर्किंग 3 से। अच्छा क्लास, अब एक सवाल में हमारे पास केस गिवन है और वो कह रहा है कि 2015 के अंदर इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो 2014 से परटेन करता था, यानी 14 में जो आपने सेल की थी वो कैंसिल हो गई है, बट मर्चेंडाइज कुड नॉट बी रीपजेस, यानी आपने 14 में जो सेल की थी उसके अंदर से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है कुछ, और उसकी मर्चेंडाइज रीपजेस नहीं हुई है, और उसका जो बैलेंस था रिसीवेबल का जो कैंसिलेशन अमाउंट का, वो था 50,000 रुपये। लास्ट में हमने एक वर्किंग सीखी थी पिछली वीडियोस में, अगर आप उससे रिकॉल करना चाहें कि जब भी डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट ऑन रीपोजीशन या गेन लॉस ऑन रीपोजीशन, से रीपोजीशन तो इस केस में नहीं हुआ, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ गेन लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट, गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। सर लॉस के केस में, डिफ़ॉल्ट के केस में लॉस ही होता है। चलें जी, सर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हुआ है या जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ और वो हुआ है 50,000 रुपये का। सर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो अकाउंट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हुआ है उसके अंदर मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था, तो सर 60% के हिसाब से अगर मैं निकाल लूँ, क्योंकि 14 के अंदर 60% था, तो सर 50,000 का 60% मेरे पास बनता है 30,000 रुपये। सर 30,000 रुपये अगर मैंने इसको से निकाल लिए तो मेरे वो पैसे ज़ाया हुए हैं जो ग्रॉस पैसे हैं, और ये हैं 20,000 रुपये। सर ये 20,000 रुपये मेरी बुक वैल्यू है, और सर रीपोजीशन की कोई वैल्यू मेरे पास आई नहीं है क्योंकि रीपोजीशन हुई नहीं है, तो सर ये ज़ीरो वैल्यू है। तो मेरे पास लॉस जो हुआ है डिफ़ॉल्ट के केस में हुआ है 20,000 रुपये। सर मैं इसकी एंट्री बनाने जा रहा हूँ। सर इसकी एंट्री बनती है, मुझे अच्छे से याद है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 50,000 रुपीज़ से। सर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो उस पर था वो मैं ख़त्म कर दूंगा अपनी किताबों से। सर वो था, और इसके बाद रीपोजीशन तो हुआ नहीं, तो सर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल सॉरी क्रेडिट होगा 50,000 रुपये से, क्योंकि रिसीवेबल एसेट था और एसेट रहा नहीं, तो सर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 50,000 रुपये से। सर लॉस मेरे पास हुआ है इस पूरे सिनेरियो में 20,000 रुपये से, लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट 20,000 रुपये से, और सर मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 रुपये से डेबिट हो गया। सर ये वर्किंग नंबर 5 से उठ के आया है। अगेन मैं एग्जामिनर को इसका रेफरेंस दूंगा। सर अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को गौर से पढूं तो एग्जामिनर ने मुझसे कहा था कि एंट्रीज के अंदर एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी बना के देना। सर अगर मैं गौर से देखूं इस सवाल के अंदर, तो एक एडजस्टिंग एंट्री में बना चुका हूँ। सर वो एक एडजस्टिंग एंट्री कौन सी वाली है
भाई ये एक एडजस्टिंग एंट्री होगी। सर एग्ज़ाम में आपकी नरेशन से एग्जामिनर को आप बताएंगे कि ये थी एडजस्टिंग एंट्री, सर ये भी थी एडजस्टिंग एंट्री। सर मैंने अपना डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट किया था। सर अब मुझे आखिरी में क्लोजिंग एंट्रीज बनाना सिखा दें। क्लोजिंग एंट्री आपको पता है वो होती है कि जो इनकम होती है वो इनकम रेवेन्यू समरी अकाउंट में चले जाती है, और जितने एक्सपेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो भी इनकम रेवेन्यू समरी अकाउंट में चले जाते हैं। यानी सर इस सवाल के अंदर जो मेरा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है जो 3,40,000 रुपये बन रहा है, सर वो डेबिट हो जाएगा 3,40,000 रुपये से। और सर दूसरा अगर मैं देखूं तो इस सवाल में मेरे पास एक लॉस हुआ है जो डेबिट हुआ था 20,000 रुपये से, तो सर वो क्रेडिट हो जाएगा लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट 20,000 रुपये से। और सर एक मेरे पास एक्सपेंस आ रहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से जो डेबिट हुआ था, क्लोजिंग एंट्री के वक्त वो क्रेडिट हो जाएगा। सर सारे एक्सपेंस क्रेडिट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंट्री, और सारी इनकम डेबिट हो जाती हैं, और जो रिमेनिंग डिफरेंस बचता है यानी 3,40,000 अगर डेबिट साइड पर है और 1,20,000 क्रेडिट साइड पर है, तो मेरा इनकम समरी अकाउंट 2,20,000 रुपये से क्लोज हो जाएगा। सर इसका मतलब ये है कि 3,40,000 मैंने कमाए और 1,20,000 मैंने गंवाए, यानी एक्सपेंस की मद में या लॉस की मद में तो 2,20,000 टोटल जो मैंने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है इनकम समरी अकाउंट से वो टाई भी हो रहा है। क्लास मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। मज़ीद कोई सवाल हो जो आप कहना चाहें और सॉल्व करवाना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स में या मेरे ईमेल एड्रेस पे बता दीजिएगा, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।